हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय बीआरपी। आप सभी को जैसा कि पता है कि सीटेट का एग्जाम बहुत करीब आ चुका है, 31 जनवरी को होने वाला है। तो मैं उसको ध्यान में रखकर आज से स्टार्ट कर रहा हूं पर्यावरण अध्ययन। और पर्यावरण का जो शिक्षण शास्त्र है नहीं, यानी EVS इन्वायरमेंटल स्टडीज, ठीक है, इसको शॉर्ट में EVS कहा जाता है। और कई बार इसका फुल फॉर्म में पूछा गया है EVS का, तो इन्वायरमेंटल स्टडीज होता है। ये पर्यावरण अध्ययन का हम जो 15 मार्क्स का जो शिक्षण शास्त्र होता है उसी पर बात करेंगे। और उसमें केवल आपको कुछ कंसेप्ट होते हैं जो कि NCERT पर आधारित होते हैं, उसको आप आसानी से पढ़ के और बना सकते हैं। नहीं तो इसमें दो है, 15 नंबर और 15-30 शिक्षण शास्त्र से 15 रहते हैं और 15 NCERT से रहते हैं, तो दोनों पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको तो अच्छी तरीके से पता ही है कि पर्यावरण होता क्या है। हमारे चारों ओर से जो कुछ भी घेरे हुए सबका सब क्या कहलाता है? पर्यावरण। परि जोड़ आवरण इजकल टू पर्यावरण। परि और आवरण, परि माने बाहर और आवरण माने चारों ओर। चारों ओर से जो हम लोग को घेरे हुए उसको हम पर्यावरण कहते हैं। सबसे पहले हम पर्यावरण पढ़ने से पहले एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है और वह होता है उसका थीम्स ऑफ EVS। तो EVS का कौन कौन से थीम होता है उसे आप जरूर पढ़ के जाए, क्योंकि पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सब थीम है या थीम्स है। तो थीम्स जो टोटल होते हैं वह 6 होते हैं। कितने थीम होते हैं? 6 थीम होते हैं। और कौन कौन से होते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले, आप तो अच्छी तरीके से जानते ही हैं कि हम लोगों को ज़िंदगी जीने के लिए सबसे पहले किसकी ज़रूरत होती है? तो हमारी फैमिली एंड फ्रेंड्स। नहीं तो फैमिली एंड फ्रेंड्स, जिसको हिंदी में आप परिवार और मित्र कहते हैं, परिवार और मित्र कहते हैं। और दूसरा जो थीम्स है वह होता है आपका, जब परिवार आपके पास है तो उसके बाद आपको पेट का भरने का चिंता यानी भोजन की ज़रूरत होती है। फैमिली एंड फ्रेंड्स के बाद फूड की ज़रूरत होती है। पेट भी आपका भर चुका है तो तीसरा आपको शेल्टर की ज़रूरत होती है। शेल्टर बोले तो आवास, रहने के लिए जगह चाहिए। फैमिली एंड फ्रेंड्स, उसके बाद फूड और तीसरा होता है शेल्टर, आवास। और 4 नंबर पर जब आपको आवास मिल चुका है तो जल की भी ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है। और 5वां जो होता है वह जब आपका ये सारा चीज़ हो जाता, बेसिक चीज़ें मिल जाती है, तो उसके बाद हम यात्रा की बात करते हैं। करेक्ट। और लास्ट जो होता है 6 नंबर, वो होता है थिंग्स वी मेक एंड डू। थिंग्स वी मेक एंड डू, यही होता है। यानी इसको हिंदी में अगर कहा जाए तो वस्तुएं करने के लिए, वस्तुएं करने के लिए और सीखने के लिए, और सीखने के लिए। गौर कीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है। थीम से एक क्वेश्चन डालता ही है, थीम और सब थीम से। तो याद रखिए, पहला फैमिली एंड फ्रेंड्स, दूसरा फूड, उसके बाद शेल्टर, उसके बाद वाटर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। करेक्ट। फिर से याद कर लीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स, उसके बाद आपका फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल और थिंग्स वी मेक एंड डू। अब सवाल आता है कि जब हमारे थीम्स की बात हो जाती है तो अब थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की चीज़ होती है। थीम के बाद आता है सब थीम की बात करते हैं। तो सब थीम जो होता है, ये 6 जो दिख रहा है, 6 जो होते हैं सबका सब थीम नहीं होता है, 2 ही का होता है इसमें से। नहीं, कभी कभी क्वेश्चन डाल देता है कि निम्न में से किसका सब थीम होते हैं, तो 2 का होता है, फैमिली एंड फ्रेंड्स और फूड का। इस दोनों का सब थीम की चर्चा होती है। तो आइए सबसे पहले हम सब थीम की बात करते हैं। तो सब थीम्स की अगर हम बात करें तो सब थीम्स में कौन आ जाएगा आपका? सबसे पहले हम फैमिली की बात करते हैं, यानी हम हेडिंग यहाँ पे डाल दें अगर तो कोई बुरी बात नहीं होगा। सब थीम्स ऑफ कौन सा? EVS का सब थीम्स कौन होगा? तो 2 का होगा। पहला कौन सा है? फैमिली एंड फ्रेंड। फैमिली एंड फ्रेंड्स इसका सब थीम्स होता है। और कौन कौन से होते हैं इसके सब थीम्स के बारे में थोड़ा सा जान लो बच्चे लोग, ताकि आपके क्वेश्चन छूट ना पाए। तो इसका होता है, फर्स्ट नंबर अगर बात करें तो होता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? रिलेशन माने संबंध होता है। नहीं तो यहाँ से हम कह सकते हैं संबंध कहिए
या संबंधित कहिए या रिश्तेदार कहिए, नहीं, आपको जो कहने का मन है आप उसको कह लीजिए, लेकिन क्वेश्चन मत छोड़िएगा। यहाँ पे दूसरा को आता है इसका, जिसको बोलते हैं वर्क एंड प्ले। वर्क एंड प्ले, ये क्या होता है? वर्क मीन्स होता है कार्य और प्ले मीन्स क्या होता है? खेल। कार्य और खेल होता है। तीसरा जो इसका सब थीम होता है एनिमल्स। एनिमल्स, एनिमल्स यानी जानवरों। और चौथा जो होता है बड़ी इंपॉर्टेंट है वो प्लांट्स। प्लांट्स यानी पेड़ पौधे। तो ये है आपका सब थीम्स ऑफ ईबीएस फैमिली एंड फ्रेंड्स का सब थीम्स होते हैं रिश्तेदार, संबंधित, कार्य एवं खेल, जानवर और प्लांट्स, यानी रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले और एनिमल्स और प्लांट्स। दूसरा जो होता है किसका होता है? फूड का होता है, यानी भोजन का। भोजन के भी सब थीम्स होते हैं, यही याद रखिएगा, दो चीज़ों का सब थीम होता है। उसमें पहला आता है आपका टेस्टिंग। टेस्टिंग समझते हो ना? उसके बाद होता है डाइजेस्टिंग, जब आपको स्वाद मिल चुका है तो आप पाचन भी करेंगे। तीसरा जो होता है आपका वह होता है कुकिंग, खाना बनाना, नहीं। उसके बाद होता है उस खाना को प्रिजर्विंग करना, सुरक्षित रखना, प्रिजर्विंग टेक्निक्स। टेक्निक्स थोड़ा सा जब बनाइएगा तो इंग्लिश भी चेक कर लीजिएगा वहाँ पे सब थीम में। और पांचवा होता है फार्मर्स एंड हंगर, किसानों और उसकी भूख। फार्मर्स एंड हंगर्स। तो ध्यान रखिएगा, फूड के अंदर आ जाएगा टेस्टिंग, स्वाद जिसको बोलते हो, डाइजेस्टिंग पाचन, कुकिंग खाना बनाना, प्रिजर्विंग टेक्निक्स यानी सुरक्षित रखने की तकनीक, फार्मर्स माने किसान और हंगर्स माने भूख जिसको बोलते हो, हंगर ही लिखिए तो किसानों और भूख उसकी। तो ये जो है आपका 6 थीम्स होते हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। और सब थीम्स होते हैं ईबीएस के, उसमें 2 का होता है फैमिली एंड फ्रेंड्स और फूड का। फैमिली एंड फ्रेंड्स में आ जाते हैं रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स। फूड के अंतर्गत सब थीम्स जो होते हैं टेस्टिंग, डाइजेस्टिंग, कुकिंग, प्रिजर्विंग टेक्निक्स एंड फार्मर्स एंड हंगर। तो जब भी आपको क्वेश्चन आता है इस तरीके से आप ध्यान से पढ़े, क्वेश्चन को मिस न करें। और एक चीज़ का सबसे ख्याल रखिएगा कि आप इंग्लिश ऑप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा, थीम और सब थीम, ठीक है, मुख्य विषय और उप मुख्य विषय। तो ये है आपका एक जनरल चीज़ें जिसके अंतर्गत आप थीम और सब थीम से प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, कुछ मैं जानकारी इसके बारे में अब दे दूं, लेकिन इसके पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो फिर हम बातें करेंगे इसके बारे में। तो ध्यान रखिएगा, अभी आपने ईबीएस का फुल फॉर्म जाना, इन्वायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन। और दूसरी बात आपने जाना कि पर्यावरण के 6 थीम्स होते हैं और उसमें से 2 फैमिली एंड फ्रेंड्स और फूड के सब थीम्स होते हैं। ये सारा चीज़ आपने जाना। अब सवाल उठता है कि पर्यावरण के अध्ययन जो किया जाता है वह क्लास 3 से ही क्यों किया जाता है, क्लास 1 और 2 में क्यों नहीं किया जाता है? तो कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण का अध्ययन जो किया जाता है वह भाषा और गणित के माध्यम से किया जाता है। तो पर्यावरण अध्ययन की शुरुआत जो होती है हमारे यहाँ वह कक्षा 3 से होती है, नहीं। और पर्यावरण जब आप पढ़ाते हैं, आप शिक्षक हैं, तो इस ध्यान में जरूर रखिएगा कि आसपास के वातावरण से जोड़िए, उसके जीवन से जोड़िए, नहीं, और जहाँ तक हो सके सरल भाषा में उसको प्रयोग कीजिए, विद्यार्थी को केंद्र में बनाकर आप अध्ययन करें। तो आइए आज से हम स्टार्ट करते हैं पर्यावरण अध्ययन जो रिलेट करेगा एनसीईआरटी बुक, जिसका कंसेप्ट मैं समझाने का प्रयास करता हूं और उसके बाद पेडागोगी का वीडियो फिर से डालूंगा। तो शुरुआत करें, पहला चैप्टर परिवार और मित्र। सबसे पहले 6 जो आपने थीम पढ़ा है, आपने पढ़ा है परिवार और मित्र, भोजन, आवास, जल, यात्रा, वस्तुएं करने के लिए और सीखने के लिए। उसके बाद सब थीम्स में आपने पढ़ा है परिवार और मित्र का और भोजन का। तो स्टार्ट करते हैं परिवार और मित्र। तो सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर परिवार कहते किसे? तो ध्यान दीजिएगा, लोगों के समूह और उनका घर में एक साथ मिलकर रहने को ही क्या कहते हैं? परिवार। परिवार ऐसा नहीं है कि 1 या 2 सदस्य का
परिवार हो सकता है कि पति पत्नी से भी मिलके बन सकता है और उनके बच्चे से, या पति पत्नी उनके बच्चे, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची या रिश्तेदार से भी बन सकते हैं। तो परिवार जो होते हैं जनरली दो तरह के होते हैं, एक होता है मूल परिवार और दूसरा होता है संयुक्त परिवार। मूल परिवार को इंग्लिश में न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं और दूसरा जो होता है ज्वाइंट फैमिली, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार कहते हैं। करेक्ट है। तो यहां से आपको एक डेफिनेशन आ सकता है सबसे पहले कि अगर पूछा जाए कि परिवार किसे कहते हैं तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लोगों का जो समूह होता है, लोगों का समूह एवं उनका घर को मिलाकर बनता है परिवार। और यह जो परिवार होता है दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं आप न्यूक्लियर फैमिली, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली अगर कहा जाए तो इसे हम हिंदी में मूल परिवार भी कहते हैं। मूल परिवार या एकल परिवार भी अगर कह दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होता है। एकल परिवार कहिए, मूल परिवार कहिए। और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली का हिंदी में अगर कहा जाए तो इसको कहते हैं संयुक्त परिवार, यही ना आपका होता है। अब परिवार जो होता है ध्यान दीजिएगा, वह न्यूक्लियर फैमिली यानी एकल या मूल परिवार का वह समूह जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, नहीं मूल परिवार कहलाता है। दूसरा है ज्वाइंट फैमिली संयुक्त परिवार का वह समूह जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चों के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्य भी एक साथ रहते हैं, जैसे चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी और उनके बच्चे आदि। ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं। अब सिंपल समझिएगा, परिवार जो होता है बच्चे के सामाजिकरण का सबसे पहला विद्यालय होता है। और परिवार में भी सबसे पहली जो शिक्षिका होती है वह होती है, कौन सी होती है, तो वह होती है उसकी माँ होती है। क्योंकि बच्चे का अधिकांश समय कहाँ पे गुजरता है, तो वह उसके माँ के साथ गुजरता है। परिवार के वातावरण का बच्चे के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद आता है मित्र किसे कहते हैं, तो मित्र उस व्यक्ति को कहते हैं जो परिचित होने के साथ साथ हमारी पसंद भी होती है, जो कि आज के ज़माने में बेईमानी से लगती है। नहीं, मित्र हमारे साथी होते हैं जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। लेकिन आजकल तो दुनिया में विश्वास करने लायक पैदे नहीं लेते हैं लोग, नहीं, इसीलिए ये सब पहले का बात हुआ करता था। अब हम लोग स्वार्थवश किसी भी रिश्ता को केवल नाम के आधार पर चलाते हैं। चलिए तो आइए अब हम लोग सुनते हैं रिश्ते नाते, रिलेशनशिप जिसको आप लोग बोलते हैं, रिश्तेदार जिसको आप बोलते हैं। देखिएगा, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को, मलयालम में माँ की बड़ी बहन, बड़ी ब से बड़ी या ब से बहन, अब ब से वलियम्मा, तथा अपनी माँ की माँ को, अपनी माँ की माँ यानी नानी को अमुम्मा कहा जाता है। मलयालम में पिता के छोटे भाई अर्थात चाचा को चिटपन, चाचा छोबो करता है, चिटप्पन नहीं, चिटप्पन का मतलब चिट करने वाला होता है। और पिता के छोटे भाई की पत्नी अर्थात चाची को कुंजम्मा कहते हैं। लद्दाख में माँ को आमाले और पिताजी को आबाले, दादाजी को मेमेले कहते हैं। बड़ा अच्छा नाम है। लद्दाख में माँ को आमाले, पिताजी को आबाले और दादाजी को मेमेले कहते हैं। अब आइए दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं, कार्य और खेल, वर्क एंड प्ले। खेल हमारे जीवन का अहम भाग है, सभी को पता है। और खेलों से हमारा मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास होता है। यानी जो आपके क्षेत्र होते हैं, आयाम होते हैं, सबका विकास कहाँ पे होता है, वो खेल के मैदान में। चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो संज्ञानात्मक हो, चाहे वो चारित्रिक हो, ठीक है, या संवेगात्मक हो या नैतिक विकास, सब खेल के माध्यम से होता है। इसलिए खेल हमारे जीवन का अहम भूमिका होती है। और खेल के माध्यम से हम एक तो आपस में मिलजुल कर एक सामाजिकरण की प्रक्रिया को भी सीखते हैं। और सबसे बड़ा बात होता है कि बच्चे उसमें क्या रहते हैं, सक्रिय होते हैं। नहीं, इसलिए हर बच्चे को खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। अब खेलों में भारतीय महिलाओं के स्थान के बारे में बात करें, बड़ी क्वेश्चन पूछा भी जाता है आपका। कर्णम मालेश्वरी, आप सभी को जैसा कि पता है कि कर्णम मालेश्वरी एक वेट लिफ्टर है जो भार उठाती है। इनका निवास स्थान कहाँ पे है, कर्णम मालेश्वरी का आंध्र प्रदेश में। इनके पापा पुलिस में हवलदार है और ये 12 साल की उम्र में ही वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी।
अब वह एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती है। कर्णम मालेश्वरी भारत के बाहर 29 मेडल जीत चुकी है और उनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का काम करती है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेते हैं कर्णम मालेश्वरी के बारे में। ध्यान दीजिएगा, कर्णम मालेश्वरी के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। सबसे पहला कि यह जो है एक वेट लिफ्टर है, आप सभी को जैसा कि पता भी होगा। और यह कहाँ के रहने वाली है? तो रहने वाली है आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। और इनके पापा जो है वह पुलिस में क्या है? हवलदार है इनके पापा, ठीक है, कांस्टेबल है। और ये जो है 12 साल की उम्र से, कितने उम्र से? 12 वर्ष की उम्र से ही क्या करती है? तो वेट वजन उठाने का अभ्यास करती है और वह 130 किलोग्राम तक वजन उठा सकती है। 130 किलोग्राम तक वजन उठा सकती है और अभी तक भारत के बाहर 29 मेडल जीत चुकी है। भारत के बाहर कितना? तो भारत के बाहर जो है 29 मेडल जीत चुकी है। और इनकी 4 बहनें हैं, ठीक है, और इनकी 4 बहनें भी जो है वह भी क्या करती है? रोज वजन उठाने का काम करती है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, करेक्ट है। अब आइए एनिमल्स के बारे में जानते हैं, जानवर के बारे में कुछ बातें करते हैं। हमारा धरती पर अलग अलग तरह के जानवर तथा पक्षी पाए जाते हैं। सभी का अपना रंग, आकार, रहन सहन और खान पान होता है। सभी जानवरों तथा पक्षियों में भिन्न भिन्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है। नहीं, कुछ जानवर तथा पक्षी हमारे साथी भी होते हैं। इस अध्याय में हम धरती पर पाए जाने वाले जानवरों तथा पक्षियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करें, याद करें। कहता है कि कुछ जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं परंतु कुछ जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं उनकी यह विशेषता होती है कि उनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं और ऐसे जानवर बच्चों को क्या देती है? जन्म देती है। याद रखिएगा, बच्चे को वैसे जानवर जन्म देते हैं जिसके कान बाहर दिखाई देते हैं और जिनके शरीर पर बाल होते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर की तरफ दिखाई नहीं देते उनकी यह विशेषता होती है कि उनके शरीर पर बाल नहीं पाए जाते और ऐसे जानवर क्या देते हैं? अंडे देते हैं। और आज हम एक और बेहतरीन आपके सामने एक जानवर के बारे में बताएंगे जो कि आश्चर्यचकित कर देने वाला जानवर है। और वह जानवर है जिसका नाम है एलिफेंट, यानी हाथी के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो आइए हाथी के बारे में खूबसूरत जानकारी आपके सामने पेश करते हैं। सबसे पहले जानिए कि एक बड़े हाथी में निम्नलिखित विशेषता पाई जाती है। वह एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा जाते हैं। याद रखिएगा, पूछा भी था पिछले बार। एक जो हाथी होती है वह 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा जाती है। हाथी बहुत कम आराम करता है। एक हाथी एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही आराम करते हैं। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है और इसकी वजह से इसके शरीर को ठंडक पहुंचती है। हाथी के कान पंखे की तरह होते हैं और जब उसे गर्मी लगती है तो वो अपने कान हिलाकर हवा कर लेती है। तो आइए हाथी के बारे में जानकारी हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में लेते हैं। सबसे पहले आपको पता कर दूं कि एक दिन में एक हाथी लगभग 100 केजी, नहीं, कितने दिन में? एक दिन में 100 केजी पत्ते और झाड़ियां खाती है, पहला विशेषता। दूसरी बात, ये बहुत कम आराम करती है, 2 से 4 घंटे, नहीं, 2 से 4 घंटे ही केवल सोता है, आराम करता है, नहीं। और दूसरी बात, हाथी को कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि इससे क्या पहुंचती है? गर्मी से राहत मिलती है। और हाथी के कान पंखे की तरह होती है। जब उसे गर्मी लगती है तो उसे क्या कर लेती है? वह उसे हिलाकर और ठंडक महसूस करती है। और आपको पता होगा कि एक हाथी का जो बच्चा होता है छोटा सा, कितने महीने का? 3 महीने का, उसका 2 कुंटल वजन होता है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन जो होता है वह होता है कितना? 2 कुंटल होता है, 2 क्विंटल। एक और जानकारी दे दूं, इसके झुंड में कितने रहते हैं?
हाथी में कितने झुंड में चलते हैं? करीब करीब 10 से 12। 10 से 12 हाथियों का झुंड होता है, जिसमें उसके बच्चे कब तक रहते हैं उस झुंड में? जब तक छोटा बच्चा कितने दिन का हो जाता है, केवल इसमें हथनियां ही शामिल होती है और उसके बच्चे। लेकिन जब नर बच्चे कितने साल के हो जाते हैं? 14 से 15 साल के जब हो जाते हैं, 14 से 15 वर्ष के होने पर नर हाथी क्या हो जाते हैं? नर हाथी उस समूह से हट जाते हैं और इस पूरे जो हथनियों का झुंड होता है उसका जो मेन जो कह सकते दिशा निर्देशक जो होती है वह होती है बूढ़ी हथनियाँ होती है। नहीं, बूढ़ी हथनियाँ नहीं, ये होती है जो उसको संभालती, उसी के अनुसार उसका कार्यकलाप चलता है। तो हाथी 100 केजी एक दिन में खाते हैं, 2 से 4 घंटे सोते हैं, कीचड़ में खेलते हैं ताकि उसको आराम पहुँचे गर्मी से। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन जो होता है 2 क्विंटल होता है और 10 से 12 हाथियों का झुंड होता है, जिसमें हथनियाँ केवल और उसके बच्चे होते हैं जो कि नर भी हो सकते हैं। लेकिन जब वो बच्चे 14 से 15 वर्ष के हो जाते हैं तो नर हाथी उस समूह से अलग हो जाते हैं और बूढ़ी हथनियाँ जो होती है वह क्या करती है? वह इसका नेतृत्व करती है। ठीक है, ये सारा चीज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक चीज और, हाथियों के झुंड की खास विशेषता है कि इनके झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। केवल इसमें हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। इस झुंड के सबसे बुजुर्ग हथनी ही इस पूरे झुंड की नेता होती है और झुंड में केवल 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे ही पाए जाते हैं। हाथी केवल 14 से 15 साल तक इस झुंड में रहेंगे, फिर इसके बाद वे झुंड को छोड़कर चले जाते। 3 कंसेप्ट याद रखिएगा, 10 से 12 और 14 से 15 और 2 कुंटल और 100 केजी खाता है एक दिन में। 2 कुंटल और 100 केजी में मत कंफ्यूज होइएगा। 100 केजी एक दिन में खाता है और 200 किलोग्राम यानी 2 कुंटल होता है 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन। आइए उसके बाद अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मधुमक्खियों की तरह चींटियां, जो मधुमक्खियां होती है उसी की तरह चींटियां, दीमक और ततैये भी एक साथ समूह में रहना पसंद करते। याद रखिएगा, समूह में रहना पसंद करने वाले जो जीव है, समूह में रहने वाले, तो याद रखिएगा समूह में रहने वाले जो झुंड है उसमें एक तो होता है मधुमक्खियां होती है, तो मधुमक्खियां। दूसरा जो होती है हो सकती है चींटियां भी रहती है समूह में। उसके बाद आपका दीमक भी रहता है समूह में, नहीं, और उसके बाद आपका ततैये जो होते हैं यह भी एक साथ झुंड में या समूह में रहना पसंद करती है और कॉलोनी बनाकर भी रहती है। नहीं, आप सभी को पता है कि चींटी एक सामाजिक प्राणी की तरह अपने व्यवहार को दिखाती है। और अब आइए गाय के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले ले। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और ये दांत छोटे होते हैं। घास को चबाने के लिए गाय के पीछे के दांतों का प्रयोग करती है और पीछे वाले दांत चपटे और बड़े होते हैं। तो आइए थोड़ा सा जानकारी गाय के बारे में भी ले लिया जाए, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। सिंपल सा बताइएगा कि गाय के आगे का दांत यानी पत्तों को काटने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? गाय आगे वाले दांत का प्रयोग करते हैं, आगे वाला दांतों का प्रयोग करती है पत्तों को काटने के लिए। और ये दांत कैसे होते हैं? आगे वाले छोटे होते हैं, ध्यान रखिएगा, आगे वाले दांत जो होते हैं छोटे होते हैं। और घास को चबाने के लिए जो होते हैं वह पीछे के दांतों का प्रयोग करती है, पीछे के दांतों का प्रयोग करती है। और ये पीछे वाले दांत चपटे और बड़े होते हैं, चपटे एवं बड़े होते हैं। अब आइए, बिल्ली अपने दांतों का प्रयोग मांस फाड़ने और काटने के लिए करती है, करेक्ट है, और इसके दांत बड़े ही नुकीले होते हैं। सांप के दांत नुकीले होते हैं, परंतु सांप कभी भी अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता। ठीक है, याद रखिएगा, सांप कभी भी चबा कर नहीं खाता है। सांप के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लिया जाए। सांप जो होता है अपने शिकार को
चबाकर नहीं खाता तो क्या करता है, सीधे निगल जाता है, नहीं निगल जाता, निगलना, ठीक है। और गिलहरी के दांत हमें, और एक बात और, सांप के विष से ही क्या बनाए जाते हैं, उसकी दवा, सांप काटने पर सांप के ही विष से दवा बनाई जाती है। और एक चीज और याद रखिएगा, आगे उसके जो होते हैं, क्या होते हैं सांप के, तो जानिए और थोड़ा सा सिंपल समझिएगा कि जब तक सांप काटने के बाद वो उलटती नहीं है तब तक विष नहीं आता है, क्योंकि उलटने के बाद वो जो खोखला होते हैं दांत जिसमें विष रहता नहीं, और वही आपके शरीर में चला जाता है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते हैं परंतु वो दांतों से काटती और कुतरती रहती है, इसीलिए उनके दांत घिस जाते। चींटियां जब जमीन पर चलती है तो इस तरह का पदार्थ छोड़ती हुई चलती है जिससे कि इनके पीछे आने वाली चींटियां उस पदार्थ को सूंघ कर रास्ता बना लेती है। याद रखिएगा इसको। नर कीड़े मकोड़े को अपनी मादा कीड़ों की पहचान किससे होती है, उसके गंध से होती है। नहीं, कोई भी नर कीड़े मकोड़े जो होता है अपनी मादा को कैसे पहचान लेती है, उसके गंध से। मच्छर हमारे शरीर के गंध से हमें पहचानते हैं, और खासकर हमारे शरीर के गर्मी और हमारे पैरों के तलवों के गंध से वो हमें ढूंढ लेता है। अगर पैर के तलवा को बंद कर दिया जाए, ढक दिया जाए नहीं, तो मच्छर को थोड़ा सा परेशानी होगी। रेशम के कीड़ों को अपनी मादा की पहचान कई किलोमीटर दूर से उसकी गंध से हो जाती है। यानी सिंपल समझिए ना, ये कोई भी कीड़ा जो होता है अपनी मादा को पहचानने के लिए उसके गंध का क्या करती है, एक स्रोत बनाती है। कुत्ते को उसके इलाके में बाहर से आए कुत्तों का पता उस कुत्ते के मल मूत्र की गंध से पता चल जाता है। ये भी अजूबा प्राणी है, या जहां तक चाहता है कि मेरा क्षेत्र है वहां तक अपने, कहते हैं कि मूत्र को वहां तक कर देता है और वह उसका क्षेत्र हो जाता है। जब भी कोई प्रवेश करता है उसे लगता है कि हम दूसरे में प्रवेश कर रहे हैं। दिन में जागने वाले जानवर कुछ ही रंगों को देख पाते हैं। ध्यान रखिएगा, जो दिन में जगते हैं, दिन में जगने वाले, दिन में जगने वाले, और एक होता है रात में जगने वाले। तो दिन में जो जगने वाले होते हैं, ठीक है, केवल कुछ ही रंगों को देख पाते हैं, परंतु ये कुछ रंगों को ही देख पाती है, लेकिन रात में जगने वाले सभी चीजों को, ठीक है, केवल दो रंगों में देखती है, काली और सफेद। जो प्राणी रात में जगती है वह सभी चीजों को दो ही रंग में देख पाती है, काली और सफेद देख पाती है। लंगूर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों के पास आने वाले मुसीबत के बारे में बताता है। मछली बिजली तरंगों का प्रयोग करके दूसरी मछलियों को खतरे की सूचना देता है। और कुछ जानवरों की एक अजीब खासियत होती है, जब तूफान और भूकंप आने वाला होता है तो उसके आने से कुछ समय पहले ये जानवर अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, जिससे जंगल में रहने वाले लोगों को यह पता चल जाता है कि तूफान या भूकंप आने वाला है। डॉल्फिन एक दूसरे से बात करने के लिए अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है। कुछ जानवर किसी खास मौसम में गहरी और लंबी नींद में सोते हैं और कई महीनों के बाद दिखाई देते हैं। जैसे छिपकलियां सर्दियों के दिनों में बहुत ही कम आती है, लेकिन गर्मी के मौसम में फिर से निकल आती है। और एक पक्षी, जो कि एक चीज के बारे में बता दूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यह बड़ा अजूबा है जिसको आप बोलते हैं स्लॉथ। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। स्लॉथ भालू की तरह दिखाई देते हैं परंतु भालू से अलग होते हैं। ये दिन में 17 घंटे सोते हैं बाबू, 17 घंटे सोने का काम करते हैं। और यह एक अजूबा प्राणी है, यानी याद रखिएगा यह सोने का तरीका भी अलग है। पैरों से उल्टे सिर लटकाकर, ये पैरों से उल्टे सिर लटकाकर, यानी सिर को नीचे रखता है और पैर को ऊपर रखता है, दोनों पैर से पकड़े रहता है पैर को। ये जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जब इस पेड़ के सारे पत्ते खत्म हो जाते हैं तभी ये दूसरे पेड़ पर जाने का कष्ट करते हैं। और इसका जो जीवन काल होता है, कितने साल का होता है, 40 वर्ष का होता है। और ये पूरे जीवन काल में मुश्किल से 8 पैरों पर ही घूमते हैं, 8 पैरों पर ही घूमते हैं, यानी लगभग एक पेड़ पर तब तक रहते हैं जब तक पूरा पत्ता सफा चट न कट जाए।
नहीं, और ये सप्ताह में एक बार ही शौच करते हैं। सप्ताह में एक बार शौच करते हैं, ठीक है, एक बार शौच करते हैं, जिसकी वजह से एक बार ही पेड़ के नीचे उतरते हैं। सप्ताह में एक बार। स्लॉथ के सोने का समय लगभग 17 से 18 घंटा हो सकता है। जागने का समय 6 घंटे भी हो सकता है। इस पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी डाला जाता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। बाघ की अंधेरे में देखने की क्षमता हमसे 6 गुना ज़्यादा होती है। तो बाघ के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लिया जाए। बाघ जो होते हैं वह अंधेरे में देखने की क्षमता हमसे 6 गुना, हम लोगों से 6 गुना ज़्यादा होती है। क्या? देखने की क्षमता, देखने की 6 गुना ज़्यादा क्षमता होती है इसके पास। और बाघ की मूंछें अंधेरे में रास्ते ढूंढने में इनकी मदद करती है। इन्हें अपनी मूंछों से हवा में होने वाले कंपन का पता चलता है, जिससे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति की पहचान कर लेती है। नहीं, मूंछों से हवा में होने वाले कंपन का पता कर लेती है। मूंछों से हवा की कंपन का पता करती है, हवा की कंपन का पता लगा लेती है। और दूसरी बात, बाघ अपने इलाकों में मूत्र की गंध छोड़ देते हैं कुत्ते की तरह, और एक बाघ बाघ के मूत्र की गंध को आराम से पहचान लेता है। बाघ अलग अलग मौके पर अलग अलग तरह की आवाज निकालता है। जब उसे गुस्सा आता है तो अलग आवाज निकालता है, जब उसे अपनी बाघिन को बुलाना होता है तो दूसरी प्रकार की आवाज निकालता है। बाघ जब गुर्राता है तो 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। गुर्राने की जो आवाज है, गुर्राने की आवाज वह 3 किलोमीटर की दूरी तक सुनाई देता है, दूरी तक सुनाई देता है। यानी सोच सकते हैं आप, हवा से जब पत्ते हिलते हैं और शिकार की वजह से जब झाड़ियों में आवाज होती है, इन दोनों आवाज में हुए अंतर को बाघ बहुत आसानी से पहचान लेता है। बाघ दोनों कान अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूमते हैं, जिससे उसके दोनों कान आवाज़ की, बाहर की आवाज़ इकट्ठा कर लेते हैं। याद रखिएगा कि बाघ के दोनों कान अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूमते हैं। हाथी को उसके दांतों, गैंडे को सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उसकी खाल और कस्तूरी हिरण को खुशबू के लिए मार दिया जाता है। हाथी को उसके दांत के लिए, गैंडे को सींग के लिए, शेर को और मगरमच्छ और सांप को खाल और कस्तूरी हिरण को खुशबू के लिए। हमारे देश में केवल 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं। याद रखिएगा, सांप जो होता है केवल 4 तरह के ही हमारे देश में जहरीले पाए जाते हैं, और सांप उतने जहरीले नहीं होते हैं। तो वो कौन कौन है याद रखिएगा, उसका नाम है नाग, नाग, करैत, दुबोइया, नहीं, दुबोइया एवं अफैया यानी अफाई। यही 4 है, नाग, करैत, दुबैया, अफैया। तो आइए पक्षी के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते। इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, और ये हमेशा पंखों से ढके होते हैं, और ये छेद ही पक्षियों को सुनने में मदद करते हैं। अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों ओर पाई जाती है। पक्षी एक समय में 2 भिन्न भिन्न चीजों को देख सकता है। जब पक्षी बिल्कुल सामने देखता है तब इसकी दोनों आंखें एक ही चीज पर अटकी होती है। कुछ पक्षियों की गर्दन बहुत ज्यादा हिलती है। अधिकतर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसीलिए अपनी गर्दन को घुमाकर ही आसपास की चीजों को देखते। याद रखिएगा, कुछ पक्षी का जो पुतली होता है वह घूम नहीं सकता, और वह अपनी गर्दन को क्या करता है, घुमाकर ही आसपास की चीजों को देखता है। पक्षी की जब दोनों आंखें एक ही चीज पर टिकी होती है तो उन्हें उस चीज की दूरी का पता चल जाता है, और जब अलग अलग चीजों पर टिकी होती है तो उनके देखने का दायरा भी बढ़ जाता है। चील, बाज, गिद्ध ऐसे पक्षी है जिन्हें हमसे 4 गुना ज्यादा दूर से दिखाई देता है। जो चीज हम 2 मीटर की दूरी से देखते हैं, वह चीज या पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख सकता है। तो इसको हटा दे, कुछ पक्षी के बारे में जानकारियाँ भर देता हूँ, मिटा देते हैं। तो
ध्यान दिया जाए, ये छोड़ दिया जाए। तो ध्यान दीजिए, आइए पक्षी के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले, क्योंकि लोग इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। पक्षी के बारे में समझिएगा थोड़ा सा बात। कहता है कि जो होते हैं चील और बाज, गिद्ध, ऐसे पक्षी हैं जो हम लोगों से 4 गुना ज्यादा दूर से दिखाई देता है। नहीं, हमसे 4 गुना ज्यादा दूर से दिखाई देते हैं। जो चीज हम 2 मीटर की दूरी पर देखेंगे वह 8 मीटर की दूरी से ही देख लेता है, 4 गुना ज्यादा। और बड़ा अच्छा चीज है, याद रखिएगा कि अगर कहे कि झटके से गर्दन को आगे पीछे करता है, गर्दन को आगे पीछे करके देखता है, उसका नाम है मैना। और गर्दन को हिलाकर आगे पीछे कर देखने वाला, हिलाकर, ये उल्लू है आपका। झटका मारेगा तो मैना करिएगा और हिलाकर इधर उधर करेगा तो क्या लिखेगा, यानी पीछे तक घुमा लेता है, गर्दन को पीछे तक जो घुमा लेता है वो है उल्लू। सभी पक्षियों के पंख अलग अलग रंग और डिजाइन के पाए जाते हैं। पक्षी अपने पंखों की मदद से ही उड़ते हैं, यहाँ तक कि पंखों की वजह से उनके शरीर गर्म रहता है। जब उनके पंख पुराने हो जाते हैं तो झड़ जाते हैं और फिर नए पंख आ जाते हैं। पक्षी भी अपने साथियों को मुसीबत का संदेश देने के लिए खास आवाज निकालते हैं। पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरह की आवाजें देते हैं। जो दुश्मन उड़ कर आते हैं उनके लिए एक तरह की आवाज होती है, और जो दुश्मन जमीन पर चलकर आते हैं उनके लिए दूसरी तरह की आवाज होती है। कलचिरी के बारे में आपने सुना होगा, जो कि रोबिन, इंडियन रोबिन के नाम से जाना जाता है। इंडियन रोबिन के नाम से जाना जाता है कलचिरी। इंडियन रोबिन के बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए, कलचिरी के बारे में। तो सुनिए, सबसे पहला इंडियन रोबिन जो होता है अपना घोंसला जो होता है, सबसे बड़ा बात कि खुद बनाता है। घोंसले के ऊपर पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल रुई के बिछे होते हैं। कलचिरी का बच्चा घोंसले में अपनी चोंच फाड़ कर बैठता है। यही क्वेश्चन पूछा भी जाता है। नहीं, बच्चा जो होता है, बच्चा घोंसले में अपनी चोंच फाड़ कर बैठता है, अपनी चोंच को फाड़ कर बैठता है। उसके चोंच अंदर से क्या होते हैं, उसकी जो चोंच होती है अंदर से लाल रंग की होती है। और कलचिरी अपने बच्चे के मुंह में कुछ छोटे छोटे कीड़े डालता रहता है। कौवा अपना घोंसला बनाने के लिए लोहे की तार और लकड़ी की शाखाओं का प्रयोग करता है। कौवा एक ऐसा पक्षी है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपनी घोंसला बनाती है। नहीं, और कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती, वह अंडे देने के लिए कौवे के घोंसले का ही प्रयोग करती है। कौवा अपने अंडे के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। फाख्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। फाख्ता एक ऐसा पक्षी है जो कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। याद रखिएगा, फाख्ता के बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए। फाख्ता एक ऐसा पक्षी है जो कैक्टस के कांटा एवं मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। गोरैया आमतौर पर घर में या घर के आसपास ही रहती है और वह अपना घोंसला ज्यादातर अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे या घरों के आले में बनाती है। गोरैया। कबूतर अपना घोंसला पुराने मकान या खंडहरों में बनाते हैं।
वसंत गौरी गर्मियों में टुक टुक की आवाज करती है। वह पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अपना अंडे रखती है। दर्जन चिड़िया अपना घोंसला नुकीली चोंच से पत्ते को सी कर बनाती है और उसके बीच में बनी थैली में अंडे देती है। शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बना लेते हैं। अपना घोंसला बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़े के चिथड़े से बनाते हैं। इसके अलावा यह अपने घोंसले में मकड़ी के जालों का भी इस्तेमाल करता है। कौन? शक्कर खोरा। सभी नर बीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर सभी घोंसलों की देखभाल करते हैं। कितना सुंदर पक्षी है। सभी नर बीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। नर बीवर जो होते हैं अपने घोंसले बनाते हैं और मादा बीवर सभी घोंसलों की देख रेख करती है और उन घोंसले में से जो घोंसला उसे सबसे अच्छा लगता है वह उसी में अंडे देती है। कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे पक्षियों के दुश्मन हैं जो पक्षियों के अंडे चुराते और कई बार उसके घोंसले भी तोड़ देते हैं। कौन कौन? कौवा, गिलहरी, बिल्ली, चूहे पक्षी। घोंसलों के बहुत ज़्यादा पास नहीं जाना चाहिए और उसे छूना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमने उन्हें गलती से छू लिया तो पक्षी उस घोंसले में फिर दोबारा नहीं आते। पक्षी अपने घोंसले का इस्तेमाल अंडे देने के लिए करते हैं। जब अंडों में से बच्चे निकल जाते हैं तब वे उस घोंसलों को छोड़कर कहीं और उड़ जाते हैं। यानी घोंसला इसलिए बनाती है ताकि उसमें अंडे दे सकें। छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप ये सभी अंडे देते हैं। छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप। यदि हम मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए भरे पानी में रखते हैं तो मछली मर जाती। क्यों? क्योंकि मछली घर का पानी खनिज रहित हो जाता है। पानी को उबालने पर उसके सारे खनिज तत्व खत्म हो जाते हैं। वृद्धि और प्रजनन एक ऐसा युग्म है जो पेड़ पौधों और जीव जंतु दोनों में पाया जाता है। और अब हम बातें करेंगे प्लांट्स के बारे में, पौधे के बारे में। पेड़ पौधे, जैसा कि आपको पता है कि पेड़ पौधे जो होते हैं वह हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। नहीं, पेड़ पौधे हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। पौधे हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। भोजन के रूप में पौधों का इस्तेमाल किया जाता है। पौधों से प्राप्त फल फूल तथा लकड़ी हमारे वास्तविक जीवन के लिए उपयोगी है। यहाँ तक कि बहुत सारे जानवर भी पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। पेड़ पौधे हमारे वातावरण को दूषित होने से बचाते हैं। इस अध्याय में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो करें प्राप्त। तो चलिए सबसे पहले ले चलते हैं खेजड़ी वृक्ष के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो खेजड़ी वृक्ष के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि खेजड़ी का जो वृक्ष होता है, किसका वृक्ष? खेजड़ी का जो वृक्ष होता है, ये साइड वाला मिटा दे। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले कि खेजड़ी का जो वृक्ष होता है वह रेगिस्तानी इलाकों में बहुत ज्यादा मिलता है। इस पेड़ को उगने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। इस पेड़ की छाल का इस्तेमाल दवा बनाने के लिए किया जाता है और इस पेड़ की लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है। इसकी पत्तियों का इस्तेमाल वहां पर रहने वाले जानवर अपने भोजन के रूप में करते हैं। इस पेड़ की कलियों का इस्तेमाल सब्जी बनाने के लिए किया जाता है और इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह पेड़ ज्यादातर राजस्थान में जोधपुर के पास खेज डली गांव में पाया जाता है। इस गांव का नाम भी इस पेड़ के नाम पर रखा गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं, जानते हैं खेजड़ी के बारे में एक शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो कहीं कहीं खेजड़ी लिखा रहता है, कहीं कहीं खेजड़ी लिखा रहता है। तो खेजड़ी के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि यह कैसा पौधा है?
रेगिस्तानी पौधा है, नहीं, रेगिस्तानी पौधा है। और याद रखिएगा कि ज़्यादातर जो पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान के, कहाँ पे, जोधपुर में पाए जाते हैं। राजस्थान के जोधपुर में गांव में पाया जाता है। और ज़्यादा पानी इसको नहीं लगता है, ज़्यादा पानी नहीं लगता है, ज़रूरत नहीं होती है इसको, ठीक है। और इस पेड़ की छाल का इस्तेमाल छाल दवा के रूप में, छाल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, दवा के रूप में किया जाता है। और इसकी पेड़ की जो लकड़ी होती है, पेड़ की लकड़ी जो होती है, इस पेड़ की लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है, बहुत बड़ी बात है, कीड़ा नहीं लगता है, ठीक है। और एक बात, इस पत्तियों का इस्तेमाल वहां पर रहने वाले जानवर अपने भोजन के रूप में करते हैं। पत्तियों का उपयोग जानवर जो है वह किस रूप में करते हैं, भोजन के रूप में करते हैं। और पेड़ की जो कलियां होती है, ठीक है, इसकी कलियों का इस्तेमाल सब्जी बनाने के लिए किया जाता है, सब्जी बनाने के लिए। और पेड़ की जो छाया होती है, उस छाया में बच्चे क्या करते हैं, बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये था आपको जानकारी किस वृक्ष के बारे में, खेजड़ी या खेजड़ी के बारे में। लीची बड़ी फेमस है, बिहार का फेमस, मुजफ्फरपुर नहीं, या बिहार के मुजफ्फरपुर, जो दूर भी नहीं है, मुजफ्फरपुर जिले के कहाँ पे, बोचाहा गांव, नहीं, बोचाहा गांव में बहुत सारे पाए जाते। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं, याद रखिएगा, फूल कब खिलते हैं, फरवरी में खिलते हैं। और लीची के जो फूल होते हैं मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं। और आपको पता होगा कि मधुमक्खियाँ अपने अंडे जो देने का काम करती है, वह कब से कब तक, अक्टूबर से दिसंबर तक का समय होता है। बड़ी सुहावना समय होता है उसके लिए, जब सुंदर सुंदर बच्चे आती है इस दुनिया में, अक्टूबर से दिसंबर, ठीक है, इसको भूलिएगा नहीं, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम डेजर्ट ओक के बारे में बात करेंगे, यानी जिसे हिंदी में रेगिस्तानी ओक कहा जाता है, ठीक है। रेगिस्तानी ओक के बारे में जानिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सब। रेगिस्तानी ओक, रेगिस्तानी ओक, खेजड़ी रेगिस्तान में, और रेगिस्तानी ओक जो है रेगिस्तान में मत लिख दीजिएगा। यह जो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कम पत्तियां पाई जाती है। पेड़ इतना ऊंचा होता है जितनी हमारी कक्षा की दीवार की ऊंचाई होती है। इस पेड़ की जड़ें की जमीन, जड़ें जो होती है, इस पेड़ की जड़ें जमीन में लगभग 30 मीटर गहरी होती है। 30 मीटर यानी 30 गज जिसको आप कहते हैं। अर्थात यदि हम 30 पेड़ों को जमीन पर लाइन से लिटा दे, इतनी बड़ी जड़ होती है। 30 पेड़ों की लंबाई के बराबर होती। इस पेड़ की जड़ें जमीन में इतनी गहराई तक जाती है जब तक कि पानी उन जड़ों तक नहीं पहुंच जाता। इस पेड़ का पानी तने में इकट्ठा हो जाता है। याद रखिएगा, पानी जो है से कहाँ इकट्ठा हो जाता है, पानी तने में इकट्ठा हो जाता है, तने में इकट्ठा हो जाता है। और लोगों को इस बात की पूर्ण जानकारी होती है, जब इस इलाके में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, पानी बिल्कुल ही नहीं रहता, तब ये लोग इस पेड़ के तने में इकट्ठे हुए पानी का इस्तेमाल करते हैं। लोग इस पेड़ के तने के अंदर पतला पाइप, ये जो तना है, तने में क्या डालते हैं, पतला पाइप डालते हैं, और पतला पाइप डालकर पानी निकालते थे। नहीं, याद रखिएगा। खजूर, खजूर के पेड़ सिर्फ अबू धाबी में पाए जाते हैं, क्योंकि इस पेड़ में वहाँ की जमीन के अनुसार विशेषताएं पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, जो खजूर है वह खजूर कहाँ पाया जाता है, अबू धाबी में पाया जाता है, अबू धाबी में पाया जाता है। नारियल के पेड़ केरल में बहुत पाए जाते हैं। सरसों, मेथी दाना, तिल, धनिया बीज वाले पौधे, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो बीज वाले पौधे के बारे में बात करें, बीज वाले पौधे के बारे में अगर हम बात करें
तो बीज वाले पौधे कौन कौन सुनिएगा, एक है सरसों, उसके बाद है मेथी, मेथी दाना, तिल, नहीं, धनिया, और उसके बाद ये सारे जो है वो बीज वाले पौधे हैं। शिकारी पौधे, जो पौधे चूहे, मेढक, कीड़े मकोड़े और छोटे छोटे जीवों का शिकार करते हैं, उन्हें शिकारी पौधे कहते हैं। शिकारी पौधों में निफेंथिस बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो आइए हम बात करते हैं नीपेंथिस पौधे के बारे में। तो आइए हम लोग बात करते हैं नीपेंथिस के बारे में। ध्यान दीजिएगा, नीपेंथिस के बारे में, जैसा कि आपको पता भी होगा कि यह जो है शिकारी पौधे होते हैं नीपेंथिस जो है, सबसे पहला समझिए कि कैसा पौधा है, शिकारी पौधे हैं जो क्या खाते हैं, चूहा, मेढक, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों को खाते हैं। ठीक है, और यह पौधा जो है कहाँ पे पाया जाता है नीपेंथिस, तो यह पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, नहीं, उसके बाद यह पाया जाता है इंडोनेशिया में, पाए जाते हैं, और यह भारत के बड़ा पॉपुलर जगह है जहां पाया जाता है, और वह जगह कौन सा है, मेघालय। ठीक है, यह पौधा आकार में लंबे घड़े जैसा होता है और ऊपरी पत्ती में बना ढक्कन होता है। इस घड़े में से एक विशेष प्रकार की खुशबू आती है। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, खुशबू आती रहती है उसके, और जो ढक्कन बने रहते हैं, और जो कीड़ों को अपनी तरफ क्या करती है, तो कीड़ों को अपनी तरफ क्या करती है, आकर्षित करती है। क्या करती है, आकर्षित करती है। और जैसे कीड़े पौधे के ऊपर पहुंचते हैं, पौधे कीड़ों को अंदर ही जकड़ लेता है और इन कीड़ों को बाहर नहीं निकलने देता है। क्रोटोन के बारे में जानिए। इन पौधे के पत्ते रंग बिरंगे होते हैं और इन पौधे की जड़ें जमीन के अधिक अंदर तक नहीं होती। जब इन पौधे के पत्ते मुरझा जाते हैं तो उस समय इन्हीं पौधों की आवश्यकता होती है। मटर के पौधे के बारे में जानिए। ऑस्ट्रिया में रहने वाले ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे पर खोज की थी। मटर के पौधे के गुण जोड़ियों में पाए जाते थे, जैसे बीज का चिकना या खुरदरा पाया जाना, पीला या हरा पाया जाना, और पौधे के तनों का लंबा या छोटा पाया जाना। यदि चिकने बीज के पौधे हैं तो उन पौधे के बच्चे अर्थात उसके अगली पीढ़ी के पौधे भी कैसा होगा, चिकना होगा, क्योंकि जो गुण होते हैं वह पिछले वाले गुण अगले वाले में आते हैं। और यदि खुरदुरे बीज के पौधे हैं तो उसके अगले पीढ़ी के पौधे भी कैसा होगा, खुरदुरा होगा। इस तरह यदि हरे रंग का बीज है तो अगली पीढ़ी का पौधा भी हरा होगा, और यदि पीले रंग का बीज है तो अगली पीढ़ी का पौधा भी पीला होगा। मेंडल यह भी बताते हैं कि मटर की अगली पीढ़ी के पौधे ज्यादातर पीले और चिकने पैदा होंगे। सरसों के पौधे की पत्तियों का प्रयोग हम लोग किस रूप में करते हैं, सब्जी बनाने के लिए किया जाता है, और इसके बीज से क्या निकाला जाता है, तेल। याद रखिएगा, बड़ी बेहतरीन है, जिससे हमारे आंखों के लिए काफी फायदा भी पहुंचता है। सरसों के पौधे की पत्ती। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीज में दिखाई देने वाला पाउडर जैसी संरचना को पराग कहते हैं। नहीं, पाउडर जैसा रहता है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ सब्जी के बारे में, वेजिटेबल्स के बारे में। भारत में मिर्ची पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लेकर आए थे। नहीं, भिंडी और कॉफी हमारे देश में अफ्रीका से आई है। गोभी मटर हमारे देश में यूरोप से आए हैं। सोयाबीन सबसे पहले चीन से अमेरिका ले जाई गई, फिर वहां से हमारे देश में लाई गई। बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, ये सभी हमारे देश की ही पैदाइश है। ये सब कहाँ से हुआ है, हमारे देश में। अब ये फसल के बारे में जानते हैं, बड़ी बेहतरीन चीज, झूम की खेती के बारे में जानते हैं। झूम की खेती मिजोरम में की जाती है। नहीं, इस खेती में एक फसल को काटने के बाद जमीन को कुछ वर्ष तक खाली रखा जाता है। देखिए, इस खेती में एक फसल को काटने के बाद जमीन को कुछ वर्ष तक खाली रखा जाता है। इस खाली जमीन में जो बांस या जंगल उगता है उसे उखाड़ा नहीं जाता, बल्कि गिराकर और जला दिया जाता है, और इसी राख का प्रयोग जमीन में खाद के रूप में किया जाता है। जमीन को इस तरह जलाया जाता है कि आसपास के पेड़ और जंगल न जले।
इसके बाद जब इस जमीन में खेती की जाती है तो जमीन को जोतते नहीं बल्कि मिट्टी को हल्का सा हिलाते हैं और उसमें बीजों का बिखराव कर देते हैं। एक ही खेत में कई प्रकार के बीज बोए जाते हैं, जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च, चावल। फसल के समय जो अनचाही घास और पौधे उग जाते हैं उन्हें उखाड़ा नहीं जाता बल्कि जमीन में ही गिरा दिया जाता है, जिससे वह मिट्टी में मिल जाते हैं और जमीन उपजाऊ बन जाए। यहाँ मुख्य फसल चावल की है। इस खेती को करने के लिए मिजोरम में लॉटरी निकलती है और कौन सा परिवार कितनी जमीन पर खेती करेगा सब लोगों को बारी बारी से खेती करने का मौका दिया जाता है। और यहाँ पर जमीन टीन में बोई जाती है। टीन यानी एक टीन बीज जितनी जमीन में बोया जाता है उसे एक टीन जमीन कहा जाता है। तो आइए झूम की खेती के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। झूम की खेती काफी पूछा जाता है क्वेश्चन। झूम की खेती सबसे पहले जानिए कि कहां की जाती है। तो झूम की खेती जो होती है कहां पे होती है? मिजोरम में की जाती है। नहीं, और क्या होता है, एक फसल को काटने के बाद जमीन को क्या करते हैं? जमीन को कुछ वर्षों तक क्या कर देते हैं? खाली छोड़ देते हैं। कुछ वर्षों तक खाली छोड़ देते हैं और इस खाली जमीन में जो बांस या जंगल उगता है उसे उखाड़ा नहीं जाता। याद रखिएगा इस चीज को, बांस या जंगल को उखाड़ा नहीं जाता बल्कि उसे क्या किया जाता है? बांस या जंगल को गिरा कर, उखाड़ेंगे नहीं, गिरा कर और क्या कर दीजिएगा? जला दिया जाता है। जला दिया जाता है और इस राख का प्रयोग जमीन खाद के रूप में किया जाता है। जमीन को इस तरह जलाया जाता है कि आसपास के पेड़ और जंगल ना जले। इसके बाद जब इस जमीन में खेती की जाए तो जमीन को जोतते नहीं है। जमीन को जोतते नहीं, याद रखिएगा, जमीन को जोतते नहीं बल्कि मिट्टी को क्या करते हैं? बल्कि मिट्टी को हल्का सा क्या कर देते हैं? हल्का सा हिलाते हैं और बीजों को बिखराव कर देते हैं। एक ही खेत में कई प्रकार के बीज बोए जाते हैं। नहीं, कई प्रकार के बीज एक ही खेत में याद रखिएगा, काटा नहीं जाता है, गिराया जाता है। गिराकर इसको क्या करते हैं? जलाते हैं। ठीक है, मिट्टी को हल्का सा हिलाते हैं, जोतते नहीं है। फसल जो अनचाही घास पौधे उग जाते उखाड़ा नहीं जाता बल्कि जमीन में गिरा देते हैं। उखाड़ने वाली बात कभी नहीं करिएगा, और काटने वाली। ठीक है, और यह मुख्य फसल क्या है? चावल है। और लॉटरी से याद रखिएगा, पूछ सकता है कि इस खेती जो आपको खेती करना है तो लॉटरी में हिस्सा लेना पड़ेगा। जिसको लॉटरी में निकलेगा वही परिवार कितनी जमीन पर खेती करेगा ये निर्भर करेगा। सब लोगों को बारी बारी से खेती करने का मौका दिया जाता है और यहाँ पर जमीन टीन में बोई जाती है। एक टीन बीज जितनी जमीन को बोया जाता है उसे एक टीन जमीन कहा जाता है। अब खरपतवार क्या है पता होगा? फसल के साथ जो उगने वाले अनचाहे पौधे को खरपतवार कहते हैं। एक खेत में बोए नहीं जाते, फसल के साथ अपने आप ही उग जाते हैं। ये हमारी फसल के नुकसानदायी होती है और ये फसल का सारा खाद पानी खुद ही ले लेते हैं, इसलिए इन्हें फसल से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। यदि हम खेत में बार बार एक ही फसल उगाते हैं तो उसमें अधिक से अधिक कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग करते हैं, तो ऐसा करने से खेती की मृदा क्या हो जाती है? बंजर हो जाती है। दानों को भूसे से अलग करने की विधि को क्या कहा जाता है? निष्पावन कहा जाता है, विनोइंग कहा जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी है, ध्यान रखिएगा कि दानों को भूसे से अलग करने की विधि, भूसे से अलग करने की जो विधि है उसको क्या कहा जाता है? निष्पावन कहा जाता है। निष्पावन, इंग्लिश में इसी को विनोइंग कहते हैं और यही ऑप्शन डाल देता है। विनोइंग कहते हैं। ठीक है, जिसको आप लोग ओसैनी कहते हैं ना, ओसौनी। तो ये था आपका EVS का
एनसीईआरटी पर आधारित पहला नहीं चैप्टर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो अब मैं लेकर आता हूं दूसरा चैप्टर, लेकिन करना पड़ेगा आपको इंतजार। तो ईवीएस कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, और नए व्यूअर्स हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। विशेष बातें अगले वीडियो में करेंगे, और बहुत जल्द आ रहा है आपका दूसरा चैप्टर फूड यानी भोजन। तो अगर जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने परिवार लर्नर एसवाई वीआरपी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।